नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कर्नाटक का चुनावी माहौल जो है वो गरमाने लगा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित टिप्पणी करने के बाद जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहरीला सांप शब्द इस्तेमाल किया, उसके बाद से कर्नाटक का चुनावी माहौल, वहां का पारा एकदम से गर्मा गया है। हालांकि इस बीच यह भी बता दूं आपको कि कल यानी कि शनिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां तूफानी अपना दौरा शुरू कर रहे हैं। 2 दिन वो कर्नाटक में रहेंगे, 2 दिन तक, शनिवार और रविवार 2 रोड शो करेंगे, 6 चुनावी रैलियां करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि कर्नाटक का राजनीतिक तापमान जो है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान से बढ़ा था, अब वो और बढ़ेगा। और आज जो है गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में थे और आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर कड़ा प्रहार किया। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि इस बीच जो डेवलपमेंट हुई है इस पूरे मामले को लेकर जो डेवलपमेंट हुई है वो भी बड़ी दिलचस्प है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल यह बयान दिया था, उसके थोड़ी देर बाद जब बीजेपी आक्रामक हुई तो कांग्रेस बैकफुट पर आई। खड़गे ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निजी हमला नहीं किया था, बल्कि उनका जो बयान था वो दरअसल बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की विचारधारा के लिए था, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा जो है वो जहरीली है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पूरे बयान में बीजेपी का नाम कहीं नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया था। लेकिन इस बीच बीजेपी के एक उम्मीदवार ने इसी तरह से पलटवार करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या कह डाला। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा चुनाव है कर्नाटक का, ये जहरीला होता जा रहा है। इसे कहेंगे जहरीला घमासान जो है कर्नाटक में हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ने इस बयान का खंडन भी किया और बीजेपी ने कहा कि उस विधायक को चेतावनी दे दी गई है कि इस तरह के बयान भविष्य में ना दे, और बीजेपी कह रही है कि इस बयान से वो कतई वास्ता नहीं रखते, उन्होंने खंडन कर दिया। लेकिन यह मामला बढ़ चुका है, क्योंकि बीजेपी अब यह मांग कर रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए और कर्नाटक की यह लड़ाई चुनाव आयोग तक आई। यही मेरा आज की चर्चा का विषय, क्योंकि बीजेपी ने बाकायदा आज चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के एक पिटीशन दिया, एक याचिका दी, एक निवेदन किया और बीजेपी ने कहा कि इस तरह के बयान जो खड़गे जी ने दिए उसको लेकर के चुनाव प्रचार में उन पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ इसके कुछ देर बाद कांग्रेस भी चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अमित शाह ने इससे पहले कर्नाटक के चुनाव में एक बयान दिया था और यह कहा था कि कर्नाटक के अंदर अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो कर्नाटक में एक बार फिर से दंगों के दौर की वापसी हो जाएगी। इसको लेकर के कर्नाटक में कांग्रेस पहले ही शिकायत दर्ज करा चुकी है और अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग का भी रुख किया। इसके साथ साथ कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है कर्नाटक को लेकर के। वहां पर ये जो घमासान है, जहरीला घमासान, ये तो हो ही रहा है, साथ साथ वहां पीएफआई भी चुनाव में आ गई, दंगे भी आ गए हैं। ये सब जो मुद्दे हैं ये उठ रहे हैं और दरअसल ये क्या इशारा कर रहे हैं, दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जरा सुन लेते हैं कि बीजेपी जब चुनाव आयोग पहुंची तो बीजेपी ने क्या शिकायत की और कांग्रेस ने क्या शिकायत की, और अमित शाह ने आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे पर किस तरह से पलटवार किया। जरा सुनिए। कांग्रेस पूरी तरीके से हताशा पे आ गई है और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अब इस चुनाव को एक तरीके से वैमनस्य में बदलने लगी, लोगों को भड़काने में लगी हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कितना ही गंदी भाषा का प्रयोग करे, वो कितना ही लोगों को भड़काने का प्रयोग करें, वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग करें, देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति
पूरा विश्वास, आदर और समर्थन का भाव रखती है। और आज जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है, जो कांग्रेस के इस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को भड़काया जाए, जो कांग्रेस के उस हेट कैंपेन का हिस्सा है जिस हेट कैंपेन में वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण दायरे का पुलिसमैन है और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसको तुरंत एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय बहुत कम होता है और कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कानून सबके लिए बराबर है। और इसलिए हमने अपनी बात अंत की ये कह के कि ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव कैंपेन में शरीक होने से रोक देना चाहिए, बैन कर देना। विगत 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को समृद्ध करने का काम किया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। और मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर रोक लगाई जाए, कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जाए, और अमित शाह कह रहे हैं कि खड़गे ने जिस तरह से दिया, वो जिस तरह का बयान दिया, वो दरअसल सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत दिखाता है। क्योंकि जैसे इसमें आपने देखा कि कांग्रेस ने आज जाकर अमित शाह के ऊपर बाकायदा प्रतिबंध लगाने की, चुनाव प्रचार वो ना करे, इसको लेकर अपनी याचिका दी है, निवेदन किया है चुनाव आयोग से। और वो दरअसल इस संदर्भ में दिया क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि कर्नाटक के अंदर दंगों की वापसी हो जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आई। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और कहा कि जब कर्नाटक में कांग्रेस का शासन था तो दरअसल राज्य में 80 दंगे हुए थे, और इसीलिए इसी संदर्भ में आज इस मुद्दे को बीजेपी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हट रही बल्कि आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को और आगे लेकर जा रही है। जरा सुनिए जेपी नड्डा जी को भी आज उन्होंने प्रचार के दौरान क्या कहा, और साथ साथ आपको अमित शाह का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। येडियुरप्पा जी ने पीएफआई पर, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर 175 केस दायर किए थे, 175 केस, 1700 लोगों को जेल के पीछे डाला था। और सिद्धारमैया की जब सरकार आई तो ये सारे केस वापस ले लिए गए और 1700 लोगों को छोड़ दिया गया। ये काम सिद्धारमैया ने किया। कांग्रेस की सरकार में 80 कम्युनल राइट्स हुए, नोट माय वर्ड्स,
80 कम्युनल राइट्स हुए तो कांग्रेस के टाइम में हुए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज जब से येडियुरप्पा जी की और बोम्मई जी की सरकार आई है, अमित शाह जी ने पीएफआई पर ठोस आधार पर बैन लगा दिया है। गैर राष्ट्रवादी लोगों को कोई जगह भारत में नहीं है, ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और श्री बोम्मई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। तो ये कर्नाटक का जहरीला घमासान है, जहां जहरीला सांप है, विषकन्या है, पीएफआई है, दंगे हैं। इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, इस सब पर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का 2 टूक का जो सवाल है वो आपके सामने है। आज 2 टूक का मेरा सवाल, जिस पर आज की मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल, कर्नाटक चुनावों में कौन परेशान, किसने बनाया जहरीला घमासान? जी हां, कर्नाटक चुनाव में कौन सी पार्टी परेशान है जिसको लगता है कि जहरीला घमासान बना दिया जाए तो उससे जो है फायदा होगा? तो कर्नाटक चुनाव में कौन परेशान, किसने बनाया जहरीला घमासान, ये मेरा आज का सवाल। और आज के डिबेट में चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान जो हैं आज इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़े हैं, जल्दी तीसरे मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी जी, और मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जल्दी मेरे साथ हेमंत कुमार जो जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा बेंगलुरु से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शाजिया इल्मी सबसे पहले शुरुआत करता हूं आपसे। ये कर्नाटक में हो क्या रहा है? क्योंकि पहले जो है जहरीला सांप आया, फिर विषकन्या, पीएफआई, दंगे, ये सब जो है घमासान क्यों इतना मतलब ये कौन, किस पार्टी को लग रहा है कि भाई वो चुनाव हार रही है तो इसलिए इसको घमासान को इतना जहरीला बना दिया जाए? क्या कहती हैं आप? जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है, बाद में वो शब्द वापस भी ले लिए जाते हैं, लेकिन ये मानसिकता देखिए जिसके तहत पनपते हैं ऐसे शब्द और बाहर निकलते हैं, फिर बाहर उनको वापस ले भी लिया जाता है। लेकिन कौन ऐसा सोचता है? वो पार्टी जो मोहब्बत की बात करती थी, वो पार्टी जो जहर को मोहब्बत से काटने की बात करती थी, पर सोचिए वो पार्टी जिसके सबसे सीनियर लीडर इस वक्त को अपने ही शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं, और क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। मुझे लगता है ये तभी संभव है इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना, और जिन लोगों के पास पूरी की पूरी निराशा है और मायूसी है कि किसी भी तरह से वो कर्नाटक में उनका पूरा सीन खत्म हो चुका है, कोई गुंजाइश नहीं रही है, तभी वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, अभी भी हमने सुना मेरी पार्टी के अध्यक्ष साहब को बोलते हुए, भाई साहब नड्डा जी को, जो बता रहे हैं कि 80 कम्युनल राइट्स, 80 फसादात बार दंगे हुए हैं कांग्रेस के रूल पर। उसके साथ ही साथ हम जानते हैं, चाहे 2018 की बात हो, जब बाकायदा पीएफआई का साथ लिया, और अब देखिए फिर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम परमेश्वर जी बाकायदा इंतजार करते हैं आप एसडीपीआई से कि आप किसी तरह से हमारे पास आ जाइए, हमें साथ दे दीजिए। आपका साथ यानी कि मुसलमानों का साथ, और मुसलमानों का साथ हमारा एकमात्र रास्ता। तो किसी भी तरह से कितनी बेशर्मी की बात है कि एक बैंड टेररिस्ट आउटफिट की स्टूडेंट बॉडी के पास भीख का कटोरा लेके कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के पूर्व सीएम जाते हैं और बाकायदा भीख मांगते हैं मुसलमान वोटों की। फिर बताइए कौन जहर फैला रहा है?
ठीक है, मैं ये सवाल जरूर तहसीन जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो बीजेपी के एक विधायक का बयान आया सोनिया गांधी जी के संदर्भ में, वो भी तो उतना ही जहर भरा बयान है, और जो है वो भी उसकी भी उतनी निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और निंदा हुई है, उसका खंडन भी हुआ है, उसकी निंदा भी हुई है, और रिएक्शन के तौर पर भी चाहे जितना भी बेहुदा और गलीज बयान अपने नेता के बारे में या देश के पीएम के बारे में कोई भी कहे, इस तरह का जवाब सही नहीं है। और इसीलिए उस विधायक को बाकायदा चेतावनी दी गई है और कहा गया है इस तरह के बयानबाजी से आप बचें। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, तो अगर रिएक्ट भी करना था तो वो भी गलत है। और मैं बिल्कुल साफ तौर से उसूलों के आधार पर इस बात को आपके समक्ष रख रही हूँ। ओके तहसीन जी, जो शाजिया जी ने कहा वो एक्चुअल में ये मैं देख रहा था खबरों में है कि वहां पर बाकायदा जो है एसडीपीआई के साथ, पहले भी ये भी खबर है कि एसडीपीआई के साथ 2018 में भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कांग्रेस की, कि भाई एक जो है डीलिंग थी कि भाई आप हमको जिताओ। और इस बार भी जो है इस तरह की खबरें आ रही है, एसडीपीआई भी यही कह रही है कि हमसे संपर्क साधा गया है, खुद वहां के जो है डिप्टी सीएम जो रह चुके वो कह रहे हैं। और ये एसडीपीआई तो वही है जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि पीएफआई का जुड़ा संगठन है। ये अलग बात है कि उसके ऊपर अभी पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा गया है, क्योंकि वक्त लगता है किसी भी संगठन पर बैन लगाने में। तो ये एसडीपीआई से जाकर के सीधा मदद मांगना, ये अगर कांग्रेस की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, तो अगर अमित शाह कह रहे हैं कि भाई दंगों की आग में फिर से जा सकता है, तो उसमें गलत क्या है? नमस्कार अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इससे आपका शुक्रगुजार हूँ। एसडीपीआई पे मैं बिल्कुल आता हूँ, और वो अहम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और शाजिया जी ने उसे रीस्पीक किया। लेकिन पहले 2-3 चीज को मैं क्लैरिफाई कर दूं। एक तो मैंने हमेशा आपके शो पे कहा है कि जो राजनीति का स्तर है भाषण का, हमारे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लगातार गिरता जा रहा है। मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बच्चा, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया जी के लिए। ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे मित्र शशि थरूर की मरूम पत्नी के लिए क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नाम लेकर, और ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी के लिए कहा कि किस तरह से नाते रेनकोट पहनकर उस पॉइंट को एक्सपंज करना पड़ा। तो स्तर गिरता जा रहा है, नहीं होना चाहिए, न कांग्रेस की ओर से न प्रधानमंत्री जी की ओर से। मैं एक और चीज में बढ़कर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कर्नाटका के चुनाव को बहुत नजदीकी से ट्रैक कर रहा हूँ। हमारी जो ऐप है उसके माध्यम से हम ट्रैक कर रहे हैं और उसमें हम कुछ देख रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के पास, इस वक्त आज अगर चुनाव हो, कांग्रेस 115 से 120 सीटें जीत रही है, और कांग्रेस को अगर सरकार बनानी है तो कम से कम 135 सीटें चाहिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर 115 से कम सीटें होगी तो गवर्नर और ऑपरेशन लोटस प्ले में आएगा। कांग्रेस का एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहिए। ये मुल्क और कर्नाटका की पावन भूमि नहीं चाहते कि माननीय प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले हो, ये नहीं चाहते। तो मत कीजिए, ये गलत है, और प्रधानमंत्री के पोस्ट के हमें गरिमा रखनी चाहिए। तो मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री पर मत टिप्पणी कीजिए, किसी कॉर्पोरेट पर टिप्पणी मत कीजिए, सत्यपाल मलिक पर मत कीजिए, पुलवामा पर कीजिए, और हो सके तो मेरी एडवाइस को गंभीरता से लीजिए। मैं कांग्रेस को हमेशा कहते रहता हूं। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही है, वही बड़ी जो है इस डिबेट में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस बीच जो है हेमंत कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं कर्नाटक के, बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया हेमंत जी जुड़ने के लिए। आपने कहा आप लोग जो ट्रैक कर रहे हैं, कांग्रेस को 115 सीटें मिल रही हैं, और उस हिसाब से कांग्रेस को अभी कम से कम 20 से 25 सीटों की कमी है। क्या यही वजह है? आप ये ठीक है, आपने कहा कि दोनों तरफ से होता है, इस सब में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। क्या यही वजह है कि कांग्रेस में या मल्लिकार्जुन खड़गे के, मैंने कल भी ये कहा था, बैक ऑफ द माइंड में ये रखता होगा कि भाई नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमला करो, उनको जहरीला सांप बता दो, तो शायद मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो कट्टरपंथी वोट हैं, मिल जाएंगे। और शायद इसीलिए एसडीपीआई जैसे एक ऐसे संगठन से जिसका पीएफआई से संबंध है, उसके साथ आज कांग्रेस जो है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तैयार हो गई है। फिर सवाल ये उठता है, ये कौन सी राजनीति है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो मैं इसको फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। मुस्लिम समुदाय या भारत का कोई भी नागरिक, शाजिया जी भी मुसलमान है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हालांकि वो भाजपा में है। मैं नहीं जानता किसी एक मुसलमान को जो इस बात से खुश होते कि माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय कट्टरपंथी मुस्लिम का, तहसीन जी, कट्टरपंथी मुसलमान है, कट्टरपंथी मुस्लिम शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया। जी, कट्टरपंथी मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, एथिस्ट, नास्तिक मेरी तरह,
कोई भी व्यक्तिगत हमले पसंद नहीं करता, ये देश पसंद नहीं करता। और इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं, माननीय प्रधानमंत्री को भी हुआ है। वेस्ट बंगाल में जब उन्होंने दीदी ओ दीदी कहा, इसका नुकसान हुआ। ये देश सहन नहीं कर सकता। अशोक जी, आप इस देश की संस्कृति को जानते हो, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे कट्टरपंथ का कोई लेना देना मत करो, और इसे कोई आपको किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का वोट नहीं मिलेगा। उल्टा कांग्रेस का नुकसान होगा। कांग्रेस इसे गंभीरता से ले। एसडीपीआई की बात कर रहा हूं। एक मिनट तहसीन जी, एक मिनट, आप आगे बढ़े उससे पहले आप कह रहे हैं ना कि कोई पसंद नहीं करता। मैं इसलिए जानकारी के तौर पर यह बता रहा हूं, मैं आज की घटना बता रहा हूं। आज जो अभी खबर आ रही है कि दिल्ली में कुछ पहलवान जो हैं वो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब क्योंकि वो वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को और बाकी लोगों को वहां दरवाजे खोल दिए गए कि वहां पर आए, वो साथ दें। उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानकारी, आपने कहा कि कोई पसंद नहीं करता, तो आज वहां पर भी जहां पर एक महिलाओं के सम्मान के लिए जो है, एक महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे खबर आई है कि वहां नारे लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये हम डिबेट में कह देते हैं कि ये किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की कब्र खुद जाए, नरेंद्र मोदी को जो है बड़ी से बड़ी गाली दे दो, क्योंकि ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए तहसीन जी। मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं जब पत्रकारों की बात होती है। इसी देश में एक ऐसे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, पत्रकार का नहीं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था जब नरेंद्र मोदी वहां पर वाराणसी के अंदर नौका विहार कर रहे थे, तो उन्होंने ट्वीट किया कि कितना अच्छा हो ये नाव डूब जाए, और नरेंद्र मोदी के मरने की कल्पना यहां के पत्रकारों ने की थी। तो इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि इस देश में ऐसे लोग नहीं हैं जो नरेंद्र मोदी को गाली देने से खुश नहीं होते। ऐसे लोग हैं सर। आप मेरी बात नहीं समझे अशोक जी। हो गए इस तरह के लोग, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, इस तरह के पत्रकार भी हो गए, पर उससे राजनीतिक फायदा नहीं, नुकसान। बिल्कुल, वो मैं सहमत हूं आपसे। एक दूसरी चीज, ये देश, इस देश की संस्कृति, हमारी माँ है ये देश, इस देश की मिट्टी इस चीज को पसंद नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस के लोग कहे, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री खुद करे। क्या होगा वेस्ट बंगाल में? हार गई ना भाजपा, नहीं पसंद करती। तीसरी चीज, क्योंकि आपने आप उन लड़कियों के मामले में गए, क्योंकि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, इंसाफ की सिपाही, जिसके अध्यक्ष कपिल सिब्बल जी है, वो सुप्रीम कोर्ट में लड़कियों के लिए लड़ रहे, तो हम इससे जुड़े हुए। हमारी जो रिपोर्ट है, ये जो लोगों ने नारे लगाए, ये उस एमपी के समर्थक थे ताकि डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि एसजी ने प्रॉमिस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि 6 बजे तक एफआईआर हो जाएगा, और अब तक एफआईआर नहीं हुआ है। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। मैं दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले किसी को नहीं करना चाहिए। मोदी जी से हमारी निजी लड़ाई नहीं, हमारी इनकी नीतियों से लड़ाई है, भाजपा से। इसके आगे मैं एसडीपीआई की बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा उस पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मानता हूं एसडीपीआई एक कट्टर संगठन है। मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा कि कोई भी उनसे गठबंधन हो, और ये पहले भी नहीं हुआ है, ये एसडीपीआई के लोगों ने कहा है। लेकिन 3 अक्टूबर 2022 दूरदर्शन की खबर में आपको बताता हूं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम एसडीपीआई को इसलिए बैन नहीं करें क्योंकि इनका कोई भी लिंक पीएफआई से नहीं है, और यूनियन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री अमित शाह जी के मंत्रालय ने हमें कोई भी सबूत नहीं दिया। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। मैं माननीय अमित शाह जी के आपके माध्यम से दरख्वास्त करता हूं, आप दीजिए, क्योंकि मेरा यह आरोप है कि एसडीपीआई, पीएफआई और ओवैसी ये भाजपा के मित्र है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, इनको पोलराइजेशन करने के लिए लाया जाता है। ओके, मैं ये आरोप का जवाब जो आपने कहा ये शाजिया जी देंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर यहां पर जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की डिबेट जब पीएफआई को लेकर भी होती थी और बड़े सालों तक लगातार होती थी, तब बार बार जो है सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम पक्के सबूत जुटा रहे हैं, जिस दिन पीएफआई के ऊपर एक्शन होगा वो ऐसा एक्शन होगा कि दोबारा ना उठे। और आप जानते हैं तहसीन जी, आप तो लॉयर हैं, इससे पहले भी जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगे, चाहे सिमी हो बाकी संगठनों, वो नाम बदल के, चेहरे बदल के दोबारा खड़े हो जाते थे। इसलिए गृह मंत्रालय की ओर से बार बार कहा गया कि बैन ऐसा लगेगा ताकि ये संगठन बिल्कुल जमींदोज हो जाए। और पीएफआई को लेकर जो कार्रवाई वैसी हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है एसडीपीआई को लेकर जो आप कह रहे हैं, एसडीपीआई को लेकर जो कुछ कहा गया, इसलिए क्योंकि एसडीपीआई को लेकर अभी बहुत सारी चीजें अभी जांच का विषय है, और इसीलिए शायद होम मिनिस्ट्री ने कहा होगा या चुनाव आयोग ने कहा होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के मित्र हैं, शाजिया जी वो तो कह रहे हैं भाई आपके मित्र हैं, क्योंकि ये लोग रहते हैं चुनाव में, तो आप लोगों को पोलराइज करने में फायदा हो जाता है। दरअसल ये तो वही बात हो गई कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अतीक अहमद को जो मारा गया है टेररिस्ट, उसको मारने के बाद कुछ लोग वहां पे कुछ नारे लगाते हैं जिससे ऐसा प्रतीत हो
कि वो योगी सरकार का काम है, ये जानते हुए कि योगी सरकार इस तरह के वाक्य से खुश नहीं होगी। देखिए, कहने वाले बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी के समर्थक या उन्हें चाहने वाले उस जगह पे जाएंगे और ये नारा देंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मतलब आपको यकीन आता है? मतलब उन लोगों पर बजाय ये कहने के, कड़ी निंदा करने के कि हमें शर्म है आती इस बात पर कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हुआ है और उसमें भी पीएम के खिलाफ नफरत और जहर से भरे हुए बयान आ रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, बजाय ये कहने के जो नारे लगा रहे हैं उनको भी मोदी समर्थक कहा जा रहा है। मतलब एक हद है, एक हद है कि कुछ भी कह दो, बचने के लिए कुछ भी कह दो चल जाएगा, लेकिन नहीं चलता है, हजम नहीं होता है, गले से नहीं उतरता है, क्योंकि साफ तौर से दिखता है कि ये किसी तरह से बचाव करने की जरूरत है। और साथ साथ में तहसीन हमारे दोस्त ये भी कह रहे हैं किसी को पसंद नहीं आते, फिर कहते जो ऐसे नारे लगा रहे हैं वो दरअसल मोदी जी के हिमायती हैं। मतलब दोनों चीजें नहीं चलती ना, किस तरह का तर्क है ये? मैं एक लाइन आपकी जैसे एक ही लाइन फिर एक लाइन मैं फिर आगे बोलिए। हेमंत जी सॉरी, एक ही लाइन। शाहजा जी सारी नो प्रॉब्लम, गो अहेड जी, थैंक यू। सारी चीजें छोड़िए, मैं गलत, सारे गलत। आप आज दूरदर्शन पे कमिट कीजिए कि 6 बजे तक एफआईआर होने वाली थी ना, क्यों नहीं हुई? आपके पास टाइम सांसद के खिलाफ हमारी महिलाएं सड़क पे बैठी, तो ये सारी चीजें छोड़िए, किसने क्या नारे लगाए। मैं तो कहता हूँ आपके सांसद, हमारी महिलाएं, एक तो ना आपकी महिलाएं हैं, वो देश की खिलाड़ी हैं, हमारी सबकी महिलाएं। अरे आप ना कीजिए, इतना ना बांटिए हर चीज में। ओके अरे बात कैसे रहा? ओके, हम और आप हमारी महिलाएं, आपका सांसद, ठीक है, हम उस पर ओके, हम उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपका सांसद है वो, सही वक्त पर एफआईआर होगी। एक मिनट सर, मैं यहां पर फिर कह रहा हूं, मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन सर मेरे पास एक ये भी बाइट है, मैं नहीं उस पर डिटेल में जाना चाहता तहसीन जी, लेकिन वहां पर पप्पू यादव तो कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्टर है ना। पप्पू यादव सुनिए सर, गलत है। पप्पू यादव का वहां बैठ के बयान है उन खिलाड़ियों के बीच। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं अगर एक बयान का मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए किया, यह दिखाने के लिए कि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो वास्तव में नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी नफरत रखते हैं कि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गाली दो, नरेंद्र मोदी को मारने की दुआ करो। पत्रकार इस देश में ऐसे होते रहे। मैंने तो पत्रकार का उदाहरण दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं एक सांसद जो कांग्रेस और आरजेडी के, जेडीयू के सहयोगी हैं, उन्होंने वहां बैठकर जो बयान दिया वो भी सुन लीजिएगा, उनका बयान क्या है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं हेमंत जी आपके पास आता हूं, तो इसलिए यह कहना कि वो मोदी समर्थक ही वहां चले गए, उन्होंने ऐसा नारा लगाया, ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पप्पू यादव तो मोदी समर्थक नहीं है। लेकिन मैं हेमंत जी आपके पास आ रहा हूं सीधा। हेमंत जी, कल हमको लग रहा था कि जब ये बयानबाजी हो रही थी, कल आप इस डिबेट में जुड़े हुए थे, हमको लग रहा था कि ये विषय शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विषय तो और बढ़ गया, चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच गया। अब बीजेपी कह रही है कि बैन लगाया जाए मल्लिकार्जुन खड़गे पर, और कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह पर बैन लगाया जाए। उधर जो है एक बीजेपी के सांसद ने जो बयान दे दिया। क्या कुछ चल रहा है वहां के चुनाव में? क्या एक ओवरऑल पिक्चर क्या दिख रही है? सब ये जो जहरीला घमासान है। अशोक जी नमस्कार, तहसीन जी नमस्कार, शाजिया जी नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार हेमंत जी। मैं हेमंत, बेंगलुरु से पत्रकार। अशोक जी, वी पार्टिसिपेटेड इन दिस डिबेट यस्टरडे, मैं भी इसमें था, हमने बात किया। देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स में मैंने कल जैसे बोला, तो एक मर्यादा, एक सभ्यता और संस्कृति, उसके दायरे पर ही रहना चाहिए पब्लिक डिस्कोर्स में। मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बोलूं, मुझे स्मरण है 1983-84 में उन्होंने कहा था पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि whenever you speak in public, see that your language is dignified. 3D फॉर्मूला करके बोला था, डिग्निटी, डिसेंसी, डेकोरम। Especially when you are speaking about women, महिलाओं के, खास तौर पर महिलाओं के बारे में जब बात करते हैं तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा रेस्पेक्टफुल। ये 3D फॉर्मूला को फॉलो करो, पब्लिक डिस्कोर्स में कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होगा। दिस इज नंबर 1, वो एक डायमेंशन है। कल हमने बात किया था कि आई टोल्ड, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
I had also told he's a very senior man, very matured man, very responsible man. अगर ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह के बयान देते हैं, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इट इज शॉकिंग. मैं हैरान हो गया था. कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे ऐसे शब्द उपयोग कर सकते हैं. आज का सोशल मीडिया में क्या जोक चल रहा मालूम है आपको अशोक जी? मैं बताऊं, आई टेक ओनली 10 सेकेंड्स. कि राहुल गांधी जी इतना शक्तिशाली है, इतना महान है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपने जैसे बना दिया. ओह अच्छा, ये कर्नाटक में चल रहा है. कर्नाटक में चल रहा है. बिकॉज एवरीबडी आर अनहैप्पी विथ व्हाट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड. आज उन्होंने एक रिग्रेट एक्सप्रेस किया है. अगर मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंचाया, अगर मैं किसी को हर्ट किया, या अगर और मगर की सिलसिला कब तक चलते रहेगा अशोक जी? मैंने लेकिन हेमंत जी आज तो बीजेपी के विधायक का भी आ गया ना, तो क्या लोगों को नहीं लग रहा कि भाई बात तो बराबरी की हो गई? एक विधायक ने सोनिया जी के लिए बोल दिया, एक ने मोदी जी के लिए बोल दिया. मैं उस शब्द को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं. मैं बीजेपी के वो एमएलए हो, he is a loud mouth man. वो he is known for that. I don't support that. अगर ऐसे बयानबाजी कोई भी हो, we should not support. Whether चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो. This is second part of it. Third part of it, the issue has gone to election commission now. मैंने कल आपको आपके डिबेट में मैंने बोल रहा था कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी से अनअलॉयड, अनकंडीशनल, अनइक्विवोकल अपॉलॉजी नहीं आते हैं, तो बीजेपी इज डिटरमिन्ड टू मेक दिस एन इश्यू. इश्यू बना दिया. बिल्कुल, बीजेपी ने इसको इश्यू बनाया, बड़ा इश्यू. बिल्कुल, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही हुआ. बीजेपी को अगर कांग्रेस चाहते हैं कि ये इश्यू ना बने, तो यू शुड टेंडर एन अनकंडीशनल, अनअलॉयड अपॉलॉजी. ओके, नहीं किया. अगर मैंने किसी को हर्ट किया, अगर यानी ये इशू बन गया है, ये इशू बड़ा बन गया है, वहां पे इशू बन गया है, और लोग बात कर रहे हैं. और ये दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर. ओके, दिस इज थर्ड डायमेंशन. आपने एसडीपीआई की बात कर रहे थे, उसके बारे में बोलूं? नहीं, मैं एक मिनट ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं, बाकी मुद्दों पे भी आता हूं. दंगों वाले पे भी आना है, पीएफआई पे भी आना है, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है. लेकिन ये जैसा आपने कहा कि, और तहसीन जी ने भी कहा कि वो इस तरह के बयान वो कांग्रेस को सलाह देते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है उस सलाह को कितना मानते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि बार बार इस तरह से नरेंद्र मोदी पे जो हमले होते हैं, और कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे, और ये इस तरह के प्रधानमंत्री पर जब हमले होते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. और हेमंत जी ने बताया कि वहां पर मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बीजेपी के विरोधी है वो भी कहने लगे हैं कि भाई खड़गे जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए. तो इसका मतलब है कि जो ये चीजें, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं दी है, और बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है. मुद्दा ये बन गया. अगर और मगर की सिलसिला कब तक चलते रहेगा? हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है. अगर मगर नहीं, बल्कि आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देते तो शायद ये विषय खत्म हो जाता. जैसे बीजेपी ने कहा है कि वो अपने विधायक के बयान को बिल्कुल उसका खंडन करती है, कुछ इसी तरह का खंडन हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता. लेकिन मैं आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि पीएफआई और दंगों को लेकर जो मुद्दा बना, एक मिनट हेमंत जी, मैं आऊंगा. पीएफआई और दंगों को लेकर जो मुद्दा बना है, क्योंकि दंगों के अमित शाह जी के बयान को लेकर ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ शिकायत की. इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं. ठीक, शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा. वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. Ladakh welcomes the Y20 delegates with warmth and compassion to the pre-summit to be held in Leh from 26th to 28th April. Be a part of this global event in the land of enchanting beauty and peace. The Y20 pre-summit brings together young leaders from the G20 countries to discuss some of the most pressing issues of our time. This year's theme is Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future. The Y20 Pre-Summit is a platform for young leaders to connect, learn and grow.
Delegates will exchange ideas, share experiences, and build meaningful relationships that will last a lifetime. Amidst the natural beauty of this land, with its unique tradition and rich heritage, a blend of diverse cultural ethnicity and hospitality at its best, Ladakh is the perfect destination for this event. The delegates from all 20 countries will be welcomed with open arms by the friendly locals and will have the opportunity to engage with the community and experience the local culture firsthand. We are thrilled to host this event. Let's create history together in the mystic land of Ladakh. Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम कर्नाटक के जहरीले घमासान पर बात कर रहे हैं और यह घमासान जो है चुनाव आयोग के दफ्तर तक भी आ गया। बीजेपी कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे पर प्रतिबंध लगाया जाए, वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार न करें। कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। इस बीच जो है दंगों को लेकर भी चर्चा चल रही है कर्नाटक को लेकर के, और पीएफआई भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं और मेरे साथ हम वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार जुड़े हुए हैं जो है बेंगलुरु से। हेमंत जी, ये पीएफआई का मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट वहां पर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि मतलब पीएफआई के मुद्दे को लेकर के बीजेपी कह रही है कि भाई पीएफआई को वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना है, और जो है एसडीपीआई की चर्चा हो रही है, क्यों? पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको अभी बैन कर दिया है, एक संगठन था उसको बैन हो गया है। एसडीपीआई इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ पीएफआई, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। कितनी सीटों पर ये लड़ रही है अभी? क्योंकि मेरी जानकारी में था ये लोग पहले कह रहे थे 224 सीटों पर लड़ेंगे, फिर उन्होंने 73 सीटों पर कहा लड़ेंगे। कितनी सीटों पर अभी लड़ रही है एसडीपीआई? मेरा जानकारी के अनुसार, मेरा इंफॉर्मेशन के अनुसार 31 सीट पर वो लड़ रहा है। ओके, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन दोस सीट्स वेयर देयर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह अशोक जी में कहना है, 2018 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उस समय पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तब का अध्यक्ष डॉक्टर जी परमेश्वरा, बाद में जो डिप्टी सीएम बन गया, उन्होंने एक बयान दिया था, कांग्रेस पार्टी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग, मैं वर्बाटिम कोट कर रहा हूं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ए सीट एडजस्टमेंट्स विथ एसडीपीआई इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिवीजन ऑफ सेक्युलर वोट्स। एसडीपीआई के साथ कांग्रेस गठबंधन करने के लिए तैयार थी 2018 में। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि एसडीपीआई ने चुनाव मैदान में है तो मुसलमान वोट कट करके बीजेपी को फायदा कराने के लिए, ओवैसी का भी ऊपर भी ऐसी एक आरोप है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब है चुनाव के मैदान में। हेमंत जी, उसमें मैं आपने 2018 के बयान की बात करी, मैं इसमें कुछ अपडेट भी कर देता हूं। ये जो 2018 के बाद जो है, ये हाल के अभी लेटेस्ट जो बता रहा हूं, इलियास मोहम्मद थुम्बे हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई के, और इलियास मोहम्मद थुम्बे ने बाकायदा ये कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस के साथ हमारा सीक्रेट पैक्ट था। यह इलियास मोहम्मद थुम्बे ने कहा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई। और थुम्बे ने यह भी कहा कि कांग्रेस और जेडीएस जैसी पार्टियां हमारे पास आई हैं हमारा समर्थन लेने के लिए, ताकि सेकुलर वोटों को डिवीजन होने से रोका जा सके। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, एसडीपीआई ने पहले कहा था 224 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन आज फिर 73 पे बात आई, अब वो 36 सीटों पर, बाकी सीटों पर उसकी कांग्रेस और जेडीएस के साथ एक सीक्रेट पैक्ट है, ये आरोप लगाया जा रहा है और ये खतरनाक है।
तहसीन जी आप इस पे जवाब दो, उससे पहले एक जानकारी और बता दूं, एसडीपीआई ने पुत्तूर सीट से इस्माइल शफी नाम के एक व्यक्ति को उतारा है, और यह इस्माइल शफी जो है ये प्रवीण नेतारू बीजेपी के, युवा बीजेपी का जो नेता था, उसकी हत्या का आरोपी है ये इलियास। तो शफी है, पूरा जो कैनवास है इसको ये बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। तहसीन जी दो चीज कहना चाहता हूं कि जो एसडीपीआई के अध्यक्ष है कर्नाटका के इसार अहमद खान साहब, उन्होंने इस चीज को रिफ्यूट किया, ये जो जनरल सेक्रेटरी वाला जो था मोहम्मद साहब का, कि ये सीक्रेट अलायंस था। और दो चीज जो हेमंत जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे इस्तिकबाल रखता हूं, बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि जितना एसडीपीआई लड़ेगा उसका मकसद ही होगा कि कांग्रेस के वोट काटना, और इससे सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। तो जो मैंने पहले हिस्से में आपसे कहा कि एसडीपीआई और ओवैसी साहब ये मदद करते हैं भाजपा की, इस बात को मैं कहता हूं। हाँ, कांग्रेस को एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाना होगा, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अलायंस बिल्कुल ना हो इन दलों के साथ। उस पे मैं उनको हमेशा ये हिदायत देता हूं, ये उनको सलाह देता हूं। डॉक्टर जी परमेश्वर के बारे में एक मिनट मैं उस पर आ रहा हूं, मैं परमेश्वर जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं। ये क्या होता है कि कभी कभी चुनाव में आप कह देते हो कि देखिए हम चाहते हैं आप मत लड़िए हमारे खिलाफ, वोट स्प्लिट हो जाएगा। ये चीज सारे राजनेता करते हैं, आप भी जानते हैं, हेमंत जी आप बहुत वरिष्ठ है, अशोक जी आप भी जानते हैं। अगर कल मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चाहूंगा कि मेरे लिए जो वोट है वो स्प्लिट ना हो, तो मैं भी आ जाऊंगा कि स्प्लिट ना हो वो उस संदर्भ में। लेकिन परमेश्वर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अलायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 3 लोगों के हाथ, 4 लोगों के हाथ में, खड़गे जी, राहुल जी, सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी। परमेश्वर जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अलायंस के जो टॉप्स है उसमें उनका इस वक्त इस रोल नहीं है, और कांग्रेस का ऑफिशियल पोजीशन है एसडीपीआई के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, पॉलिटिकली हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि वोट स्प्लिट नहीं हो जाए, तो भाजपा भी करती है, अब भाजपा ने क्या किया कीजिए जी से इस बात को तस्दीक किया है तहसीन ने इस वक्त कि उनके डेप्यूटी सीएम ने, परमेश्वर जी ने, फॉर्मर, वो जाहिर सी बात है फॉर्मर ही होंगे। अब आगे होंगे नहीं होंगे, अब आप बात नहीं रहे हो, आप बात नहीं रहे हो हमारा आपका करते, अब आप नहीं बात रहे हो हमारा आपका करते। काफी और इसकी इज्जत भी करते हैं फॉर्मर डेप्यूटी सीएम जो है, बाकायदा, और इस बात को मैंने पहले भी कहा था, बाकायदा इंतजा करते हैं और कटोरा लेके सामने जाते हैं और कहते हैं हमारा किसी तरह से साथ दे दो। यानी कि अगर हमें आपके तहत जरिए उन कुछ मुसलमानों का साथ मिल जाएगा तो हमारी नैया पार होगी। अभी सोची कैसी सोच है। और खुद तहसीन कहते हैं कि भाई उनका क्या लेना देना, इंचार्ज कोई और है, वो सीनियर बहुत हैं, इज्जत बहुत करते हैं, लेकिन कोलिशन और ऐसे मामलों के जानकार कोई और है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कर भी दो, कह भी दो, फिर कहो कि हमें कोई लेना देना नहीं है, कि फिर वही है, ये बहुत ज्यादा चतुरता है और लोग समझते हैं। और बाकायदा जब भी एसडीपीआई ने इस बात को कहा है कि हमारा साथ है, जेडीएस के लोग भी हमारे पास आए हैं, विधायक भी आए हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आए हैं, तब किस दोनों पार्टियों ने उनका ना खंडन किया इस बात का खुले तौर पर। अगर ये मेरी चुनौती है कि अभी कांग्रेस पार्टी के जो भी इंचार्ज हैं, चलिए पूर्व डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन जो भी है वो कह दे कि हमारा साथ ना तो कभी था ना रहेगा, और अब इसका खंडन करते। ये मैं चुनौती आपको दे रही हूँ कि तो समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ओके एक ब्रेक मुझे लेना है यहाँ पर, उसके बाद आ रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं तहसीन जाऊंगा। 1 मिनट रुकिए सिर्फ, क्योंकि एक मुझे ब्रेक लेना। और दूसरी बात यह है कि जो दंगों को लेकर कांग्रेस जो गई है ये कहने कि भाई दंगों को अमित शाह का जो बयान था वो गलत था, उसके खिलाफ रिपोर्ट की है, उस पर क्या मायना, मैं उस पर भी आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान?
बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। तो कर्नाटक में चुनावी घमासान और चुनावी घमासान जहरीला घमासान हुआ और ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गया। इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं और अमित शाह को लेकर भी कांग्रेस ने शिकायत करी और कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह का जो है वहां पर प्रचार रोका जाए। जी तहसीन जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अमित शाह वाले इशू पर आता हूं। जी जी, शाजिया जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन और अक्सर वो बहुत प्रिपेयर्ड होती है डिबेट्स में, लेकिन आज थोड़ी सी उन्होंने 2 बार गलती कर दी। 22 जनवरी 2023 और 22 अप्रैल 2022 इन दोनों तारीखों पर सिद्धरामैया जी ने स्पेसिफिकली केंद्र से ये अपील की है कि एसडीपी और MIM को बैन कीजिए। और 22 जनवरी 2023 को सिद्धरामैया जी ने, क्योंकि उस वक्त में कर्नाटका में कहा कि आप एसडीपी को इसलिए बैन नहीं करें क्योंकि इससे सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता है। दूसरी चीज, आप जो शब्दों का प्रयोग करती है, कटोरा लेकर भीख मांगना, वो ठीक है, आप उस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी जी के पास के हमें वोट देना हमारे, तो क्या वो कटोरा लेकर गए थे? इस तरह के शब्दों का हमें नहीं प्रयोग, इस तरह के प्रयोग का नहीं। 10 सेकेंड पूर्व सीएम, आपके पूर्व सीएम का इस बात को कहते हुए मैं उसका जिक्र कर रही हूँ कि हम चाहते हैं। सिद्धरामैया जी ने आज कहा कि हमें नहीं करना, आप उस पर जिक्र नहीं करते।
अब सिद्धारमैया जी क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाकायदा उनका ना सिर्फ बयान है, एक वीडियो है। फिर वाजपेयी जी क्यों गए जामा मस्जिद? 14 अप्रैल का है, स्वयं गए जामा मस्जिद, वाजपेयी जी गए जामा मस्जिद, क्यों गए? सुनिए सर, जामा मस्जिद जाना और एसडीपीआई के पास जाना, ईमान से नहीं, दोनों में फर्क हो सकता है। मैं ये कहता हूँ अशोक जी क्लैरिफाई करने के लिए, जामा मस्जिद जाके इमाम बुखारी से मिले, पॉलिटिकली भाजपा के जामा मस्जिद तो जाते रहेंगे। नहीं, जामा मस्जिद तो सभी नेता, मैं कह रहा हूँ जामा मस्जिद और एसडीपीआई, सर दोनों में फर्क है, इस बात को समझिए तहसीन जी। मैं कह रहा हूँ जामा मस्जिद और एसडीपीआई, इन दोनों में फर्क होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी अभी भी जो है बहुत बड़ी और भयानक गलती करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह से कहना चाह रहे हैं कि जामा मस्जिद का जाना बिल्कुल एसडीपीआई से और पीएफआई के साथ लिंक करना है, बिल्कुल देखिए कुछ मैं आपने जो शब्दों का प्रयोग किया कि मुसलमानों के वोट के लिए जा रहे हैं, इस तरह से जामा मस्जिद के हमारे प्यारे भाइयों को इस तरह से आप उनको अक्यूज कर रहे हैं किसी चीज ये जो उन्होंने किया नहीं है, गलत है। ओके दोनों का कंपैरिजन ठीक है। ओके लेकिन मैं हेमंत जी एक बात, हेमंत जी आज क्योंकि कांग्रेस ने ये मुद्दा बनाया कि भाई अमित शाह जी ने कहा कि भाई कांग्रेस आई तो वहां पर दंगे हो जाएंगे, और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर अमित शाह की जो है बाकायदा शिकायत चुनाव आयोग से जाकर की है। लेकिन आज नड्डा जी ने कहा कि भाई 80 दंगे हुए थे कांग्रेस के राज में, क्या यह भी एक इशू है लोगों के जहन में कहीं, ये सुरक्षा दंगे ये सब क्या इशू है? अशोक जी, अमित शाह मुझे लगता है कि अनाफ शनाफ आलतू फालतू बोलने वाले में नहीं है। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। क्या ये केंद्र गृह मंत्री उनका पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस आने के बाद वो दंगा फसाद करा देगा, ऐसा इंफॉर्मेशन है क्या? इसलिए ऐसा बयान दिया है क्या? या अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी के चाल चेहरा चरित्र और चिंतन को ध्यान में रखते हुए ऐसा बयान दिया? मुझे पता नहीं है, लेकिन यह सच है कि आई कैन गो टू 40 years ऑफ हिस्ट्री जी। जब भिवंडी में दंगा फसाद हुआ, सैकड़ों मर गए, तब कौन था मुख्यमंत्री? अब्दुल रहमान अंतुले। जब जबलपुर में दंगा फसाद हुआ, कम्युनल क्लैश हुआ, तब कौन था मुख्यमंत्री? अर्जुन सिंह, आजकल नहीं है वो। सेम अर्जुन सिंह who became later on HRD मिनिस्टर। जब बिहार में जमशेदपुर में 83 में दंगा फसाद हुआ, हेमंत जी एक मिनट, आई कैन कम टू कर्नाटका। एक मिनट मेरे पास समय कम है। मैं इसलिए एक चीज देखिए, मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं ये वो जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और ये बीजेपी इसको इशू बना रही है, तो इसके पीछे कहीं एक स्ट्रैटेजी क्या है? मैं ये देख रहा था कि बेंगलुरु जिसको कि साइबर सिटी कहते हैं, प्रोफेशनल्स का शहर है, 1986 से लेकर अब तक जो है 8 बड़े दंगे बेंगलुरु में हो चुके हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बेंगलुरु में जो एक दंगा जो है 86 में हुआ था, वो एक कहानी को लेकर हुआ था। उस कहानी और 2007 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, तब वहां पर दंगा हो गया था। यही नहीं, 1994 में सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पर 10 मिनट की उर्दू बुलेटिन शुरू हुई थी, उसको लेकर बेंगलुरु में दंगा हो गया था। तो सवाल ये है जिस जगह पे मैं एक ब्रेक और लेकर आ रहा हूं। मैं समय आज मेरे पास ब्रेक बहुत है, मैं ब्रेक 10 सेकंड का समय देना मुझे। आ रहा हूं ब्रेक के बाद जी। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो,
फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओके, तो दंगों को लेकर भी जो मुद्दा बना है, सवाल है कि जी हेमंत जी, ये दंगों का मुद्दा एक इंपॉर्टेंट इशू बन गया है वहां पे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इशू इज स्लोली बिकमिंग ए मैटर ऑफ डिस्कशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन इन द सोशल मीडिया फर्स्ट। मीडिया में अभी तक नहीं आए हैं। अमित शाह जी का बयान तो आ गया है, लेकिन सोशल मीडिया में एक चर्चा चल रही है। आई कैन टेल यू समथिंग, अमित शाह जी का बयान कांग्रेस आने के बाद अगर आ गया तो दंगा फसाद कर देगा। मुझे लगता है कि कर्नाटक में जब एस.एम. कृष्णा वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन 2001-2002, मंगलूर के बाजू में 19 किलोमीटर दूर सुरतकल में एक कम्युनल क्लैश हुआ था। 11 लोग मर गए। कौन सा पार्टी था? कांग्रेस। ओके। 1989 नवंबर में कांग्रेस पार्टी वापस आई सत्ता पे, वीरेंद्र पाटिल बन गया मुख्यमंत्री। 1990 सितंबर में चन्नापटना और रामनगरा, ओके, तो दो तालुके उसमें दंगा फसाद हुआ। ओके। उसको लेकर वीरेंद्र पाटिल को निकाला गया मुख्यमंत्री से नवंबर 1990 में। ओके, हेमंत जी, मेरे पास समय कम है, जल्दी से मैं एक लास्ट ये कहा जाता है कि उस दंगा ने कांग्रेस लोगों ने करवाया मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। ओके, तो इसका मतलब है कि अमित शाह जी का बयान कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र और चिंतन को लेकर ही रिस्पॉन्ड कीजिए। तहसीन जी, ओके, तहसीन जी ने शाह जी, ओके। तो चलिए, मैं एक और ब्रेक, मुझे बताया जा रहा है एक और ब्रेक है। मैं इस ब्रेक के बाद फिर लौटता हूं। और जो है, जाहिर सी बात है, ये जो दंगों का मुद्दा बना है, बड़ा मुद्दा वहां पर अगर बीजेपी बना रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो बैकग्राउंड है कर्नाटक का, वो बड़ा इशू है। ब्रेक के बाद आता हूं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। सुनिए, ताऊ, चाची, बहन, भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। तो दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में आज जो चर्चा कर्नाटक पर थी, और कर्नाटक में किस तरह से राजनीतिक घमासान जो है लगातार तेज हो रहा है, और कल से जो है ये घमासान और तेज होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चुनावी सभाओं के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से इस चर्चा में आया कि PFI को लेकर, क्योंकि SDPI वहां पर एक फैक्टर कहीं ना कहीं बन रहा है, और SDPI खुद कह रही है कि उनका कांग्रेस के साथ 2018 में एक सीक्रेट डील था, इसलिए SDPI, PFI और दंगे जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन मामला चुनाव आयोग के दफ्तर तक भी पहुंचा है। इंतजार रहेगा चुनाव आयोग इस पर क्या करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल और परसों 2 दिन कर्नाटक चुनाव के लिए, कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिहाज से बड़े दिन रहेंगे। प्रधानमंत्री वहां रहेंगे। इसी के साथ आज फिलहाल दो टूक में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।